देते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है DSSS के लिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, आयोटा की पावर आयोटा जीरो कैसे होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यार अब ये डिस्कस करना पड़ेगा, फिर करेंगे इसको डिस्कस, है ना। लॉग ले लेना दोनों तरफ हिमांशु, शायद लॉग से हो जाएगा। ठीक है, गगन रेनू गुड इवनिंग। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पहली बार हम क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन देखेंगे। आज तक हमने कैसे फंक्शन देखे हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन देखे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं हमारे? रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं जो रियल नंबर्स की आउटपुट निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे? जो हमारी कॉम्प्लेक्स आउटपुट निकालेंगे। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया एफ जेड तुम्हारा क्या होगा? जेड कॉन्जुगेट होगा। सपोज मैंने ये कह दिया एफ जेड हमारा क्या होगा? जेड कॉन्जुगेट होगा। समझ रहे हो? एफ जेड हमारा क्या होगा? जेड कॉन्जुगेट। एक सेकंड रुको जरा। तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे वन प्लस आयटा की इमेज पूछूंगा, तो वन प्लस आयटा की इमेज कितनी आएगी? वन प्लस आयटा का कॉन्जुगेट आएगी, यानी कि क्या आया? वन माइनस आयटा आया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक क्या वैल्यू निकाल के दे रहा है? एक इमेजिनरी वैल्यू निकाल के दे रहा है। क्या निकाल के दे रहा है? एक इमेजिनरी वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो ये जो इमेजिनरी वैल्यू है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। तो डोमेन कुछ भी हो सकती है, पर रेंज कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। रेंज जो होगी, कोडोमेन जो होगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर करके, डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर करके तुम रियल वैल्यूड फंक्शन बना सकते हो। मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करके बताओ मेरे को जिसकी डोमेन तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और रेंज रियल नंबर है, तो ये फंक्शन जो होगा ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, क्योंकि ये रियल वैल्यू दे रहा है तुम्हें। ये क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ये क्या वैल्यू निकाल के दे रहा है? रियल वैल्यू निकाल के दे रहा है। जरा मेरे को एक ऐसा फंक्शन बना के दिखाओ जो रियल वैल्यूड होगा। लॉग लेके करके देखना, नहीं तो मैं क्लास के लास्ट में एक बार डिस्कस करूंगा, ठीक है। लॉग लेके करेगा तो हो जाएगा हिमांशु, जहां तक मेरे को लगता है। एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसकी डोमेन तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और रेंज उसकी रियल नंबर हो। क्या ऐसा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन बना सकते हो? बताओ, कोई भी बताओ। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हमारा क्या होगा? जिसकी को डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगी, या फिर रेंज हम बोल रहे हैं, रेंज ही बोलो, को डोमेन तो सबकी होगी। रेंज क्या होगी? जिसकी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट। बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ वेरी गुड सिमरन, बहुत बढ़िया। मोड जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड, है ना। एफ जेड अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ जेड ले लूँ तो क्या होगी इसकी इमेज? बताओ। अगर मान लो मैंने कह दिया कि वन प्लस थ्री प्लस फोर आयटा की इमेज बताओ क्या होगी, तो तुम क्या करोगे? वन प्लस थ्री प्लस फोर आयटा का मॉडुलस ले लोगे, और इसका मॉडुलस कितना आएगा? इसका मॉडुलस 5 आएगा। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। समझ आ रही बात? तो हम बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे। अब फंक्शंस की बात आ जाएगी, तो फंक्शन की बात के अंदर लिमिट भी आ जाएगी, कॉन्टिन्यूटी भी आ जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी भी आ जाएगी, सारी चीज आ जाएगी। तो बारी बारी से हम सारी चीजों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है ना, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है ना। तो देखो क्या कह रहा है। हम्म तो मैं किताब में से देख के डेफिनेशन छाप देता हूँ, ठीक है। बाकी डेफिनेशन इतनी जरूरत नहीं है डेफिनेशन की, बट स्टिल एक फंक्शन की लिमिट क्या होगी? देखो कोई डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा डोमेन कोडोमेन का डिफरेंस है। कहता है कि अगर एक फंक्शन है, इफ एफ इज फ्रॉम डी से सी, डी क्या है? कोई भी डोमेन है, पर उसकी कोडोमेन या रेंज जो होनी चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए। इन ए डोमेन डी, इन ए डोमेन डी गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड। एक फंक्शन एफ जेड डिफाइन किया है हमने, क्या? कॉम्प्लेक्स वैल्यू यू एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई, आयोटा वी एक्स वाई, ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब हर केस में यही फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसको दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है? लेट जेड नॉट बिलोंग्स टू डी, जेड नॉट एक पॉइंट है डोमेन के अंदर से, एंड जेड नॉट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ डी। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा ही होती है वैसे, जब भी हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो लिमिट हमेशा उस पॉइंट पे कैलकुलेट करी जाती है जो पॉइंट डोमेन का क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ यहां नहीं होती, ये इन जनरल होती है। लिमिट सिर्फ हम कहां कैलकुलेट करते हैं? जब जो पॉइंट है ना वो डोमेन का क्या होना चाहिए? लिमिट पॉइंट होना चाहिए। लिमिट पॉइंट क्या होता है ये मैंने तुम्हें बता दिया है, याद है लिमिट पॉइंट क्या था? जिसका डिलीटेड नेबरहुड क्या रखे? नॉन जीरो इंटरसेक्शन रखे। जिसका डिलीटेड नेबरहुड क्या रखे?
नॉन जीरो इंटरसेक्शन रखे, है ना। तो जेड नॉट अगर लिमिट पॉइंट है तो वो क्या कहता है कि देन, तो वो क्या कहता है कि देन एल इज द, एल इज द लिमिट, एल इज द लिमिट ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। एल लिमिट होगी एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट if for any, if for any epsilon greater than 0 there exist delta greater than 0 such that delta greater than 0 such that कि f of z नॉट या एफ जेड माइनस एल का अगर मॉडुलस निकालोगे तो एप्सिलॉन से छोटा आएगा वेन एवर जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट जो होगा वो लेस देन क्या होगा, डेल्टा। यही डेफिनेशन देखी थी ना तुमने जब हम वन वेरिएबल का डिस्कशन कर रहे थे, तो यही तो लाइन देखी थी हमने। इसी लाइन को हम क्या लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में लिख, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करने की बात हो गई। इसको इन शॉर्ट हम क्या लिख देंगे, इस बात को हम इन शॉर्ट लिख देंगे कि लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ जेड, ये कितना होगा, एल। सर लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ द पॉइंट इज, नहीं नहीं, लिमिट ऑफ द पॉइंट क्या होता है, लिमिट ऑफ द पॉइंट कुछ नहीं होता, लिमिट एक सीक्वेंस की होती है, पॉइंट की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँ, एक मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन कर दिया, अच्छा अब ये चीज़ तो अंडरस्टूड हो गई कि भाई लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ जेड exists if and only if limit x y approaches to x naught y naught 2xy and limit xy approaches to x naught y naught vxy exists, है ना भाई। हमारा फंक्शन इन दो फंक्शन से मिलकर ही तो बना है, हमारा फंक्शन इन दो फंक्शन से मिलकर ही बना है, ठीक है। तो हमारे फंक्शन की लिमिट तभी तो एग्जिस्ट करेगी जब इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब देखो इसका एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। लिमिट ऑफ द पॉइंट लिख दिया, अच्छा लिमिट ऑफ द पॉइंट लिख दिया क्या, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, मैंने ही गलत लिख रखा है, तो ये बोलो ना इज द लिमिट पॉइंट, ठीक है हिमांशु, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे को ये बताओ जरा, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट जेड बार अपॉन में जेड इज, बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन करने की आइडिया लग जाएगा। सी 1/2 और डी नन, सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन, बताओ। ठीक है संजीव सही कर दिया है मैंने, बताओ ये क्या होगा। बोलो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। निशांत का आंसर आ गया, देखो कैसे करोगे, नहीं समझ आ रहा। जेड को क्या मान के चलेंगे, एक्स प्लस आयटा वाई लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जेड बार अपॉन में जेड जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, एक्स माइनस आयटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयटा वाई, ये हो जाएगा, सॉरी एक्स प्लस आयटा वाई। इसका हम रेशनलाइजेशन करा देते हैं, एक्स माइनस आयटा वाई अपॉन में एक्स माइनस आयटा वाई, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयटा वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करो, जब ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयटा 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड करा दो। तो ये हमारा फंक्शन है, ये क्या है, हमारा फंक्शन है। इसके ऊपर मुझे लिमिट लगानी है, यानी कि लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो लगाने का मतलब क्या है, जेड क्या है तुम्हारा एक्स प्लस आयटा वाई, यानी कि एक्स प्लस आयटा वाई जीरो को अप्रोच कर रहा है। एक्स प्लस आयटा वाई जीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तभी तो एक्स प्लस आयटा वाई जीरो को अप्रोच करेगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे जेड अप्रोचेस टू जीरो लिखूँ, एक बार तो लिख दो जेड अप्रोचेस टू जीरो, जेड बार अपॉन जेड। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो, और ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आयटा 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो आयटा 2xy, ये लिमिट निकाल दी क्या संजीव ने। अब बोलो, अब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्या आएगी बताओ। ये मैंने 2 वेरिएबल की लिमिट निकालनी सिखा रखी है तुम्हें, 2 वेरिएबल की लिमिट निकालनी हमने सीख रखी है, बताओ ये कितनी आएगी। 2 वेरिएबल की लिमिट निकालनी हमें आती है, तो अगर मैं यहाँ से 2 वेरिएबल की लिमिट निकालूंगा तो क्या आएगी,
यहाँ पे हम पाथ सिलेक्ट कर लें दोनों के अंदर ही, y इज इक्वल टू एम एक्स, एक भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करी। अगर एक क्या लिख दिया मैंने, कहाँ क्या कर दिया मैंने, आयोटा 2xy क्या कर दिया सर, माइनस, अच्छा सॉरी माइनस आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, समझ गया समझ गया। कई बार तो मैं सोचता हूँ पता नहीं मेरे सारे पेपर कैसे क्लियर हो गए, इतनी कैलकुलेशन एरर करता हूँ मैं। हाँ कर दी संजीव कर दी। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स पाथ ले लूँ तो इनफैक्ट दोनों ही लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, पाथ डिपेंडेंट है। याद है हमने इक्वेशन किए थे दो वेरिएबल के अंदर, तो अगर मैं लिमिट देखूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे जब y की जगह mx रखोगे तो x स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर, माइनस का आयटा यहाँ रखोगे तो 2m अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, ये लिमिट तो कैसे एग्जिस्ट करेगी, ये पाथ डिपेंडेंट हो गई। तो अगर हम m की वैल्यू रखेंगे तो फिर उसके अंदर हमारी ये वैल्यू नहीं सेटिस्फाई हो पाएगी, समझे इस बात को। तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। बोलो एक और करोगे, क्या एक क्वेश्चन और करेंगे? चलो छोड़ो मत करो, कुछ इतना खास है नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो लिमिट की बात हो गई, फिर बात आती है कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो फंक्शन वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी हमारी वो किसके बराबर आएगी, फंक्शन वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालो और फंक्शन वैल्यू, तो हम सीधा सा वो डेफिनेशन इतनी लंबी चौड़ी ना लिख के ही लिख सकते हैं कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आए वो फंक्शन वैल्यू के बराबर आ जाए, फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाए, फंक्शन वैल्यू के बराबर आ जाए। तो इसका एक क्वेश्चन कर लो, है ना, इसका एक क्वेश्चन कर लो, क्या कह रहा है देखो, इन ऑर्डर दैट एफ जेड इज इक्वल टू mod of z square by 2, z is not equal to 0, be continuous at z is equal to 0, define f of 0, equals to, define f of 0 equals to, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 1। बोलो समझ आ रहा है सवाल, कह रहा है फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए फंक्शन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए फंक्शन वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कल चंडीगढ़ टीजीटी की वैकेंसीज आ रही हैं, कल चंडीगढ़ टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, एक आधी वैकेंसी तुम्हारे नाम की भी होगी शायद, पिछली बार तो दो 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 चार वैकेंसी थी टीजीटी मैथ के अंदर। वेरी गुड गगन हिमांशु, यार आज कमेंट रिपीट हो रहे हैं बारी बारी। ये तो आसान सवाल है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, है ना। तो यहां से हम क्या निकाल लें, यहां से हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते। अरे वो सवाल नहीं करते थे कि भाई एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, कुछ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे के की वैल्यू लिख देते थे एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कहता था कि के की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो हम लिमिट निकाल लेते थे। हम हाँ सी टाइट चल जाएगा, हम क्या करते थे लिमिट निकाल लेते थे और लिमिट को इसके बराबर रख देते थे, है ना। तो यहाँ पे लिमिट निकाल लो,
तो लिमिट z अप्रोचेज टू जीरो मॉड ऑफ z का स्क्वायर बाई टू, अब इसमें कुछ करना ही नहीं, z को जीरो रख दो, जीरो के मॉडुलस का स्क्वायर बाई टू जीरो, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट जीरो रख दो, डायरेक्ट जीरो रख दोगे तो जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, तो ये बात हो गई कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी के बाद अब ये बातें बताने की जरूरत है कि नहीं है पता नहीं, बता देता हूँ, कुछ एक रिजल्ट्स हैं, फॉर्मेलिटी है पर बता देते हैं। क्या कहता है, कुछ एक रिजल्ट्स हैं, ये मैं नेट के नोट्स में से करा रहा हूँ तुम्हें, तो मेरे को थोड़ा सा छांटना पड़ता है, तो मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, तुम्हें समस्या तो नहीं हो रही ना, मेरे को एक बार देखना पड़ता है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाता है एक बार फिगर आउट करने के लिए, कि फालतू की चीज़ें बता के दिमाग खराब नहीं करना है तुम्हारा। इफ एफ जेड एंड जी जेड आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, आर कॉन्टिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट, देन फंक्शंस, देन फंक्शंस एफ जेड इंटू जी जेड, पता ही है तुम्हें ये बात, एफ जेड प्लस माइनस जी जेड, उन फंक्शंस का प्रोडक्ट सम डिफरेंस और डिवीजन, ये सारा का सारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे जी जेड क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, आर ऑल कॉन्टिन्यूस, ये सारे भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट रिजल्ट है, तो पता ही है, ठीक है हिमांशु धन्यवाद। नेक्स्ट, ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट वैसे तुम्हारे ये सारे रिजल्ट जो है ना रियल वाले से कनेक्टेड है। देखो मान लो मैं कहूँ कि एक इंटरवल है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के अंदर बनाऊं तो क्या वो अनबाउंडेड हो सकता है? मैं क्या कह रहा हूं, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाओ एक क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, क्या वो अनबाउंडेड हो सकता है? खुद सोचो, अगर मैं एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाऊं क्लोज्ड इंटरवल के अंदर तो क्या वो फंक्शन अनबाउंडेड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर अगर तुम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाओगे, कैसा भी बना लो, वो कभी इन्फिनिटी तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको टूटना पड़ेगा इन्फिनिटी तक जाने के लिए, उसको इन्फिनिटी तक जाने के लिए बीच में टूटना ही पड़ेगा, है ना, इन्फिनिटी तक इस फंक्शन को जाने के लिए टूटना पड़ेगा, है ना। तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे हमेशा बाउंडेड होता है, तो अब यहाँ पे इंटरवल नहीं होता है, हम तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लेते हैं। अच्छा तुम्हें ये बात ये फिगर आउट हो रहा है ये एफ जेड फंक्शन कैसा दिख रहा है, ये एफ जेड जो फंक्शन है ये क्या चीज है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये एफ जेड जो फंक्शन है ये प्लेन की वैल्यू लेता है और प्लेन पे ही प्लॉट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी एक प्लेन पे होगा और वो प्लॉट भी जाके एक प्लेन पे ही होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा जो ये जेड है ना, ये एक प्लेन के अंदर से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर से, तो यहाँ इंटरवल नहीं मिलेगा, यहाँ पे जेड का रीजन मिलेगा क्लोज्ड इंटरवल, जैसे टू वेरिएबल का था सेम चीज टू वेरिएबल वाली चल रही है, सेम चीज टू वेरिएबल वाली चल रही है, समझ रहे हो। एक छोटा सा डिफरेंस है कि टू वेरिएबल के अंदर तुम वैल्यू रखते हो तो फंक्शन की वैल्यू एक रियल नंबर आती है, तो वो तीसरी एक्सिस पे प्लॉट हो जाती है। यहाँ पे जब दो नंबर्स एक्स और वाई रखोगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, एक रियल नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो उसको प्लॉट होने के लिए एक प्लेन और चाहिएगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे हम इंटरवल की बात नहीं कर सकते, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ एफ जेड इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, if fz is a continuous function on bounded region, on a bounded region, if fz is a continuous function on a bounded region, then if fz is a continuous function on a bounded region, then the function will be, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ then fz का जो मॉडुलस है वो हमेशा एक m से छोटा ही रहेगा, यानी कि वो बाउंडेड रहेगा, इसका मतलब भी यही है कि वो हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा, बाउंडेड रहेगा, ठीक है। एक ये आसान सी बात है, कहता है कि if fz is a continuous function, if fz is a continuous function, then its real part, then its real and imaginary part are also continuous, then its real and imaginary part are also continuous, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, समझ रहे हो। ये हो गई यहाँ की बात। फिर आता है छोटी सी बात, डेरिवेटिव्स, कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अगर एक फंक्शन एफ जेड दिया हुआ है तो उसका एफ डैश जेड कैसे करोगे, एकदम वैसे ही हम क्या करेंगे, उसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट कर देंगे डेल्टा जेड का, है ना, वो थोड़ा सा चेंज करेंगे जेड के अंदर, माइनस का एफ जेड करेंगे और अपॉन में डेल जेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव, ठीक। अब यहां से यहां तक की तो थी बेकार की बात, अब आती है हमारी यहां से एक इंपॉर्टेंट बात, अब यहां से मेन चीज हमारी शुरू होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। यहां से चीजों को देखना शुरू कर लेना, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट काम शुरू हो गया, ठीक है।
क्या कहता है कि इफ एफ डैश जेड, या फिर मैं ये कहूँ ए फंक्शन, समझना इस बात को, ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। एक फंक्शन को एनालिटिक बोला जाएगा एक जेड इज इक्वल टू जेड नोट पॉइंट के ऊपर इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल z माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन सच दैट वेयर, या फिर इन विच एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, या इतना लिख दो एफ जेड इज डिफरेंशिएबल। क्या कहता है कि एक पॉइंट के ऊपर, मान लो मैं अगर तुम्हें कहूं कि एक यहाँ पे z पॉइंट है, इसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, तो वो कहता है कि तुम कोई भी एक इंटरवल ढूंढ दो ऐसा, कोई मतलब होना कैसा भी चाहिए, बस एक कोई भी मिल जाए, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, एक ऐसा इंटरवल मिल जाए जिसके चारों तरफ अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव करें, जिसके चारों तरफ अगर हम क्या करें, फंक्शन का डेरिवेटिव करें, तो फिर क्या हो, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, यानी इन सम इंटरवल, इन एवरी इंटरवल की बात नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा कि जेड नोट का हर एक इंटरवल हो, हम कह रहे हैं कि जेड नोट का कोई भी एक ऐसा छोटे से छोटा इंटरवल मिल जाए जिसके हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, तो हमारा फंक्शन एनालिटिक बोला जाएगा। अब एनालिटिक फंक्शन को हम दो नाम और देते हैं, एनालिटिक फंक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, एनालिटिक फंक्शंस आर ऑल्सो रेफर्ड एज, इन्हीं फंक्शंस को हम कैसे भी रेफर कर देते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन। ठीक है, हम एनालिटिक फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर देते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन, इनका दूसरा नाम है, कहने का मतलब ये बात क्लियर हो गई सभी की, सभी को। अब एक्चुअली में एनालिटिक हमें डेरिवेटिव हर जगह चेक करने की जरूरत होती नहीं है, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे और इंटरवल भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। पहली बात तो इनफाइनाइट इंटरवल में से एक इंटरवल ढूंढो, फिर उन इनफाइनाइट इंटरवल में से जो इंटरवल ढूंढा उसके इनफाइनाइट पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, तो इसमें तो एक नहीं 7 जन्म भी अधूरे पड़ जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तो हमने कुछ और तरीके बनाए जिससे हम हमारे फंक्शन को क्या कह सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ बातें हैं, देखो ध्यान से। चलो, उससे पहले दो बातें और, उसके बाद आता है तुम्हारा एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ए फंक्शन, ए फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल ऑन ऑल ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल दो, एक ऐसे फंक्शन का मुझे एग्जांपल दो जो इस दुनिया के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, यानी कि जिसका डेरिवेटिव इस दुनिया के हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, बताओ ऐसा फंक्शन कौन सा होगा। बोलो, एकदम आसान तो है, एक ऐसा फंक्शन बता रहे हैं जिसका डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट करे, बड़ा आसान है। लाइन ऊपर चली गई, थोड़ा मैनेज कर लेना। बताओ ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट करे। नहीं आ रहा दिमाग में, कमेंट भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे क्या, इतनी देर से मैं यूं ही सोच रहा हूँ, कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, रिफ्रेश ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कमेंट अटक गए हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसका हर जगह डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटायर फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, साइन जेड, साइन जेड का डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, कोस जेड, इस दुनिया के हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, कोस की वैल्यू कहीं भी निकाल लो, है ना, ई रेस टू द पावर जेड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होगा, ई रेस टू द पावर जेड का ई रेस टू द पावर जेड ही आएगा, कोस जेड, ये भी एंटायर फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन ले लो, ये भी कॉम्प्लेक्स ही है, तो ये भी क्या है तुम्हारा, एंटायर फंक्शन है। तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इस दुनिया के हर कॉम्प्लेक्स नंबर पे एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, तो हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। कमेंट्स आने बंद हो गए यार, तेरे को बिना कमेंट के पढ़ाने में बड़ी समस्या नहीं आ रहे हैं, पता क्या हो गया। ठीक है, हम लाइव तो है ना, कहीं लाइव भी ना हो, लाइव तो है, चलो आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स देखो क्या होते हैं,
सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, कहता है कि ए पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इज सिंगुलर, ए पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इज सिंगुलर इफ fz इज नॉट एनालिटिक, fz इज नॉट डिफरेंशिएबल, बोल दो चाहे सीधा, fz इज नॉट डिफरेंशिएबल at z is equal to z naught, but fz becomes fz is differentiable, but fz is differentiable at least one point, at least one point in every neighborhood of z, in every neighborhood of z naught. क्या कहना चाह रहा है, देखो आसानी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कमेंट अभी भी नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने एफ जेड कह दिया कि z इज इक्वल 1 ओवर z माइनस, सिंपल सा ले लो ये फंक्शन। मैं कह रहा हूँ क्या ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश जेड कितना आएगा 1 ओवर z माइनस 1 का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव z इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, z इज इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पर मैं कह रहा हूँ कि इस 1 का इस दुनिया में कोई भी नेबरहुड बना लो, 1 का इस दुनिया में कोई भी नेबरहुड बना लो, क्या उसके अंदर तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? 1 को छोड़ के 1 का कोई भी नेबरहुड ले लो, उसमें तो हर जगह ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना। तो फिर 1 को हम क्या बोलेंगे कि ये सिंगुलर पॉइंट है, आगे जरूरत पड़ेगी कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला और इन सब में, समझ रहे हो? बताओ। ठीक है, नहीं आ रहे हैं कमेंट, तुम क्या ही बताओगे। तो ये हमारे सिंगुलर पॉइंट होते हैं, ठीक है। ऐसे एक फंक्शन बनाओगे तो और भी बन जाएगा, जैसे कि मान लो एफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 1 इंटू जेड माइनस, ये भी 1 और 2 इसके सिंगुलैरिटी के पॉइंट होंगे, ठीक है। हाँ, अब क्या है, अब हमारी नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट सी आर इक्वेशंस, कोशी रीमान इक्वेशन, रीमान इंटीग्रल निकलता है, कोशी रीमान इक्वेशंस, ठीक है, सी आर इक्वेशंस। तो कोशी रीमान इक्वेशंस देखो क्या होती है, बड़ी आसान है ना। क्या कहता है कि ये फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, एक फंक्शन ये सेटिस्फाइज, ये फंक्शन यू एक्स एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशंस, सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा इफ क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, वो किसके इक्वल आ जाए, v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एंड u का जो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है वो आ जाए माइनस का v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि ux इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सी आर इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, वैसे तो कैसे बात बनेगी। एक सेकंड खुद से बनाऊँ क्या? हाँ 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 हाँ, एक सेकंड, चलो मैं वैसे ही बना देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू मैंने कह दिया जेड अपॉन मोड जेड का स्क्वायर, मान लो ये बना दिया। मैं देखना चाहता हूँ क्या ये फंक्शन सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या करेंगे, जेड की वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस आइटा वाई, और मोड जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। तो यहाँ से जब हम एफ जेड निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स के नीचे लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई के नीचे लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई के नीचे भी क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे u क्या बन रहा है, यहाँ पे u बन रहा है हमारा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो हमारा v है वो क्या बन रहा है, y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये बन रहा है। तो सबसे पहले, अरे बाप रे अब आ रहे हैं कमेंट, संजीव एफ जेड इज डिफरेंशिएबल बोलो, या एफ डैश जेड एग्जिस्ट। फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एफ डैश जेड अगर डेरिवेटिव होगा तो उसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डबल डेरिवेटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, सही यार। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो एनालिटिक होगा, समझ रहे हो। अब यहाँ से यू एक्स निकालो, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स एज इट इज
नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का 2x हो जाएगा। तो यू एक्स कितना आ रहा है तुम्हारा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो यू एक्स आ रहा है। अगर यू वाई निकालोगे तो इसमें एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y। सर एफ डैश जेड की डेफिनेशन में आपने क्या लिख दिया यार, कहाँ पे लिखा है दिखाओ। अरे यार सॉरी, मैं आज तो बहुत भयानक भयानक मिस्टेक कर रहा हूँ। ये तो शुक्र है तुम पूछ रहे हो, है ना, है ना। एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, है ना, एफ जेड डिफरेंशिएबल होगा या फिर एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये यू एक्स आ गया और यू वाई आ गया, यानी कि माइनस का 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली वी एक्स निकालेंगे, वी एक्स क्या आएगा, ये दिया हुआ है वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फिर वी एक्स कितना आएगा, माइनस का 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वी वाई कितना आएगा, क्यू अपॉन वी रूल लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और माइनस में 2y, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करोगे, यू एक्स यू एक्स यू एक्स ये है, यू एक्स किसके बराबर होना चाहिए, वी वाई के। क्या यू एक्स और वी वाई इक्वल आए, देखो यू एक्स और वी वाई क्या ये इक्वल है, इनमें माइनस का डिफरेंस आ रहा है, देखो इन दोनों के अंदर किसका डिफरेंस आ रहा है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यू एक्स जो है वो तुम्हारा वी वाई के इक्वल नहीं है, तो ये सी आर इक्वेशन को यही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी यू वाई जो होना चाहिए वो माइनस वी एक्स के बराबर होना चाहिए, तो यू वाई तो इसके इक्वल आ रहा है, वो नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए था। तो दोनों बातों में गड़बड़ हो रही है, दोनों बातों में क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है, समझ रहे हो। तो दोनों ही चीज़ें गड़बड़ा जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सी आर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। क्लियर। सर वाई स्क्वायर है कहाँ पे, सॉरी भाई आज तो गलती पे गलती हो रही है, थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है। इसी के साथ एक पोलर फॉर्म और आती है, ठीक है। अब वो क्या कहता है देखो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है देखो, थ्योरम कहता है कि एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एन एनालिटिक फंक्शन, एक एनालिटिक फंक्शन जो होगा ना ऑलवेज सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। एक अगर एक एनालिटिक फंक्शन है ना तो वो हमेशा सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि अगर एक फंक्शन क्या है सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो एनालिटिक होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी, तो कन्वर्स ट्रू होगा कब, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो फिर वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें तो एनालिटिक को डायरेक्टली देखना है ना, हम एनालिटिक नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम सी आर इक्वेशन की हेल्प लेना चाह रहे हैं। तो अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात वो क्या कहता है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और प्लस में क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हो जाए, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स। कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ये सारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक हो। ये बात ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है डी ट्रिपल एस बी के अंदर, कहेगा एनालिटिक फंक्शन का सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। पर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है वो एनालिटिक होगा, इट हैज टू हैव कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। सर कैन वी चेक ओनली वन कंडीशन एंड इफ दैट इज नॉट सेट, हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो वहीं से डिसाइड हो गया था संजीव, वो तो यहीं से ही डिसाइड हो गया था कि वो सीआर इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो मैंने चेक करा दिया तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एनालिटिसिटी की बात। अब पोलर इक्वेशन, पोलर फॉर्म में भी होती है सीआर इक्वेशंस, सीआर इक्वेशंस क्या होती है, पोलर फॉर्म में भी होती है सीआर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के अंदर भी सीआर इक्वेशंस होती है। उस केस में जो हमारा z है वो कैसे डिफाइन होता है, उस केस में जो हमारा z है वो r और थीटा की फॉर्म में डिफाइन होगा, ठीक है। क्या कहता है कि इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी वेयर वेयर z इज इक्वल टू r ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। और जो u और v है ना तुम्हारे, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा, u और v किसके फंक्शन है, r और थीटा के फंक्शन है। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है, कहता है कि डेल u ओवर डेल r करो, यानी कि u का r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो इक्वल होना चाहिए 1 ओवर r डेल v ओवर डेल थीटा के, एंड डेल u ओवर डेल थीटा जो है वो -1 ओवर r डेल v ओवर डेल r के बराबर होना है।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, गड़बड़ कर दी ना इसके अंदर भी मैंने, डेल यू ओवर, नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ी हमने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज करने पड़ेंगे। डेल वी ओवर जो डेल आर होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, -1/r डेल यू ओवर डेल थीटा के इक्वल, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। डेल यू ओवर डेल आर, सर आप एंड को स्मॉल एस लिख देते हो, हाँ ठीक है यार, चला लो काम तो कैसे लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मेरे से तो लिखा ही नहीं जाता यार, कोई नहीं तुम काम चला लो यार। डेल मैंने भी अभी नोटिस किया है, डेल यू ओवर डेल आर क्या होना चाहिए, 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा, और डेल वी ओवर डेल आर क्या होना चाहिए, -1/r डेल यू ओवर डेल थीटा। इसको रट लेना, बाकी ये ऐसे ही पूछ लेगा सीधी, ठीक है, अगर ये ध्यान रह जाएगी उतना भी काफी है। डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा, और डेल वी ओवर डेल आर क्या होगा, -1/r डेल यू ओवर डेल थीटा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन मिल जाए तो देखो, इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि ये है कि एट z इज इक्वल टू 0 द फंक्शन, एट z इज इक्वल टू 0 द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू जेड कॉन्जुगेट इज, पहला डज नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, ट्राई करो, डज नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। दूसरा सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तीसरा डिफरेंशिएबल है जीरो के ऊपर, इज डिफरेंशिएबल। चौथा डी इज एनालिटिक, जीरो के ऊपर एनालिटिक है। बताओ, बोलो, 2 मिनट का टाइम लो, चेक करो, फिर मैं कराता हूँ। सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सत्यम का आंसर आ गया। सी आर इक्वेशन के लिए पहले तुम्हें फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो पहले एफ जेड को एक्सपेंड करेंगे। एफ जेड को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, जेड स्क्वायर इंटू में जेड बार, जेड स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस आइटा वाई। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई इंटू में एक्स माइनस आइटा वाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तो पहले एक्स से गुना करा दो सबको, जब एक्स से गुना कराओगे तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। माइनस आयोटा वाई से गुना कराओगे तो माइनस का आयोटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई क्यूब और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का आयोटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का आयोटा वाई क्यूब, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दोगे, 2 एक्स वाई स्क्वायर। रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो। एफ जेड क्या आ गया तुम्हारा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और कहाँ पे है, ये है, ये है, एक ही है, प्लस का 2 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस का आयटा टाइम्स, बाकी सब में से आयटा कॉमन लो, इसमें से आयटा कॉमन लेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, अच्छा जुड़ भी रहे हैं इसके अंदर, कुछ ऐड भी हो रहे हैं ना ये, प्लस का वाई क्यूब, तो इसके अंदर ये दोनों टर्म्स जुड़ जाएंगी, एक्स क्यूब प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का आयोटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब, तो एफ जेड हो गया, ठीक है। तो यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, बी कितना हो गया, अब देख लो, तो यू एक्स कितना आएगा, 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू वाई कितना आएगा, 2 वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 2 एक्स वाई, वी एक्स कितना आएगा, 2 एक्स वाई, और वी वाई कितना आएगा, वी वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर। तो क्या सेटिस्फाई हो रही है सी आर इक्वेशन, क्या तुम्हारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, बताओ, हाँ या ना।
किसके ऊपर बात कर रहा था, बात किसके ऊपर कर रहा था, एट जेड इज इक्वल टू जीरो। जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या होगा, एट जेड इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, नहीं पॉइंट के ऊपर बोला है ना, इन जनरल नहीं बोला। अगर ये जेड इज इक्वल टू जीरो ना बोलता तो नहीं हो रही है, पर पॉइंट के ऊपर बोला है एट। एट इसके ऊपर करेंगे तो यू एक्स भी जीरो आएगा, यू वाई भी जीरो आएगा, बी एक्स भी जीरो आएगा और बी वाई भी जीरो आएगा, सारे जीरो आएंगे। तो जीरो जीरो के ऊपर हो रही है, यू एक्स को हम वी वाई लिख सकते हैं और वी वाई यू वाई को हम माइनस का वी एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जीरो जीरो के ऊपर तो हो रही है भाई, जीरो जीरो के ऊपर तो हमारी सी आर इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और जीरो के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, क्या दिक्कत है, फंक्शन का डेरिवेटिव एकदम आराम से किया जा रहा है जीरो के ऊपर। देखो क्या जीरो के ऊपर हमें कोई फंक्शन का डेरिवेटिव करने में समस्या हो रही है, तो जीरो के ऊपर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करने में भी कोई भी इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो एनालिटिक तो इसी के अंदर इंक्लूड हो गया, जीरो के ऊपर अगर डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक उसी के अंदर आ गया, जीरो के ऊपर उसका डेरिवेटिव किया जा सकता है ना। तो बी और सी इसके सही ऑप्शन है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर कल देखेंगे। मैं थोड़ा सा कल इसको पढ़ के आऊँगा, काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर नोवेयर डिफरेंशिएबल, नोवेयर डिफरेंशिएबल, कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, जो किसी भी पॉइंट के ऊपर उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ पर वो तो उसी के अंदर आ गया ना हिमांशु, बात तो सही है यार, अगर वो फिर तो डी वाला भी सही होना चाहिए अगर एनालिटिक है तो। क्या ये जीरो के ऊपर एनालिटिक है, एनालिटिक तो ये है क्योंकि जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूस भी है अच्छे से, जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस भी है ना। तो हमें डी को भी टिक करना चाहिए ना, एम एस क्यू है, अगर ये एम एस क्यू है तो इसको डी को भी टिक करना चाहिए। सही बात है हिमांशु। तो कह रहा है इनमें से ऐसे कौन से फंक्शन है जो कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, कह रहा है कि एफ जेड इज इक्वल टू कोस वाई प्लस कोस वाई माइनस का आयोटा साइन वाई, बी एफ जेड इज इक्वल टू कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, तीसरा एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टू एक्स वाई, चौथा एफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस टू आयोटा रियल पार्ट ऑफ जेड। बताओ सर नहीं मिल रही है, रिवीजन नहीं कर पाते, क्या करूँ, नहीं मिल रही है मतलब बुक नहीं मिल रही है, रिवीजन नहीं कर पाते, किसकी बुक मतलब अंकित, किस चीज़ की बुक चाहिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, किसकी चाहिए बुक बताओ। बुक तो मैं तुम्हें इतनी बता दूंगा यार, बुक बुक के बिना क्यों परेशान हो रहे हो, मैं बताऊंगा बुक कौन सी बुक चाहिए बताओ, किस चीज़ की बुक चाहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक चाहिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक। देखो अगर तुम्हें प्रॉपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक चाहिए ना तो नेट पे सर्च करना पुन्नू सैमी करके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाई पुन्नू सैमी, इसकी पीडीएफ आ जाएगी ऊपर ऊपर, मैं कह रहा हूँ इसकी पीडीएफ आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाई पुन्नू सैमी। ये जो है ये आईआईटी मद्रास में है, प्रोफेसर की बुक है, इसका तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, तुम्हारा काम चल जाएगा उससे, ठीक है। अरियंत की टीजीटी पीजीटी फ्लिपकार्ट से देख लो, फ्लिपकार्ट अमेजोन किसी पे तो होगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी वो भी, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका क्या मतलब है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब है वाई, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब है एक्स। तो जरा सी आर इक्वेशन देखो सेटिस्फाई करा के, सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर बात नहीं करेंगे हम, है ना। तो जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर मैं यू एक्स निकालूंगा तो यू एक्स जीरो आएगा, और यू वाई अगर मैं निकालूंगा तो माइनस का साइन वाई आएगा, पी एक्स अगर मैं निकालूंगा जीरो आएगा, पी एक्स अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा जीरो आएगा, और वी वाई अगर हम निकालेंगे तो माइनस का कोस वाई आएगा, क्या आएगा माइनस का कोस वाई। हाँ बिल्कुल, चलो सत्यम आज से ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू किया है। तो क्या यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यानी कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई
और बी एक्स इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। अब ये सारी चीजें एक साथ सेटिस्फाई करा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि कोस वाई भी जीरो होना चाहिए और साइन वाई भी जीरो होना चाहिए। क्या ये दोनों चीजें कभी पॉसिबल हो पाएंगी? या तो कोस जीरो होगा या साइन जीरो होगा। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तुम्हें इस दुनिया में जो इन दोनों को एक साथ जीरो करा दे, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो ये वाला फंक्शन कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। दूसरे वाला देखो, दूसरे वाले में अगर हम करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? माइनस से क्या फर्क पड़ेगा? क्या माइनस से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से सारी वैल्यू सेम आएंगी। तो ये वाला फंक्शन भी कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तीसरे वाला चेक करा के देखो। अगर मैं तीसरे वाले की चेक करूं, मैं आंसर चेक करता हूं, इसका आंसर क्या दिया हुआ है। थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो, इसमें सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराओ। यू एक्स कितना आएगा थर्ड वाले में? यू एक्स आएगा 2x, टू वाई कितना आएगा? माइनस का 2y। यू वाई कितना, वी एक्स कितना आएगा? वी एक्स आएगा तुम्हारा 2y, और वी वाई कितना आएगा तुम्हारा? वी वाई आएगा 2y। ये जीरो जीरो पे सेटिस्फाई हो रही है, ये जीरो जीरो पे सेटिस्फाई हो रही है, तो जीरो पे मिल जाएगा तुम्हें। तो ये नहीं हो सकता। इसको देखो, यू एक्स निकालो, यू एक्स कितना आएगा? जीरो, वाई है यू की वैल्यू, और यू वाई कितना है? यू वाई 1 है। वी एक्स है तुम्हारा 2, और वी वाई कितना है तुम्हारा? जीरो। तो यू एक्स तो वी वाई के बराबर है, पर देखो यू वाई क्या वी एक्स के बराबर होगा? यू एक्स की वैल्यू 1 है और वी एक्स की वैल्यू 2 है, ये तो कहीं पे भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो एक ही हो गया। तो ये कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे क्योंकि इनमें सी आर इक्वेशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही। अगर सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर वो डिफरेंशिएबल तो कैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मैं थोड़े से क्वेश्चंस कोशिश करूंगा तुम्हें शेयर कर दूं। पी वाई कितना आएगा? 2x। पी वाई 2x कैसे आएगा यार? जीरो आएगा। 2x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेगा तो हिमांशु जीरो आएगा ना। पी एक्स का, अच्छा वहां कह रहा है क्या? यहाँ पे 2x आएगा, ठीक, यहाँ पे 2x आएगा, तो जीरो जीरो पे सेटिस्फाई। तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो था तो ये तुम्हें थोड़ा सा समझ आया होगा। कल से हम हार्मोनिक फंक्शंस को करेंगे और फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हाँ एक लेक्चर दो लेक्चर लगेंगे बस, फिर नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।